नाज़रीन, जनूबी एशिया में एक बार फिर कशीदगी की फजा महसूस की जा रही है। भारत की आला अस्करी और सियासी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात ने सर क्रीक जैसे हसास तनाज़े को दोबारा उजागर कर दिया है। इल्जामात और धमकियों के इस माहौल में पाकिस्तान ने वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमन की ख्वाहिश बरकरार है, मगर किसी भी इश्तियाल अंगेजी की सूरत में जवाब भरपूर और दो टोक होगा। पाकिस्तानी फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ISPR ने भारतीय वज़ीर दिफा, आर्मी चीफ और एयर चीफ के हालिया बयानात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि भारत की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराश रही है। ISPR के मुताबिक भारतीय क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और जंगी जुनून पर मबनी बयानात खित्ते के अमन के लिए संगीन नताइज पैदा कर सकते हैं। यह रद्द-ए-अमल उस वक्त सामने आया जब भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीब के दौरान यह हर्जा सराई की कि पाकिस्तान सर क्रीक के करीब फौजी ढांचे तामीर कर रहा है। उन्होंने धमकी आमेज लहजा इख्तियार करते हुए कहा कि पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची जाने वाली सड़क भी सर क्रीक से ही गुजरती है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राजस्थान में फौजी दस्तों से खिताब करते हुए यह धमकी दी कि अगर रियासत पार दहशतगर्दी जारी रही तो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह पर नजरसानी करना होगी। उसी रोज भारतीय एयरफोर्स के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने दावा किया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 4 से 5 लड़ाका तैयारे तबाह किए गए। इन बयानात पर पाकिस्तान ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ISPR ने कहा कि इंडियन क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। पाकिस्तान ने खबरदार किया कि अगर भारत ने जारहियत मुसल्लत की तो पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज में इतनी सलाहियत और अज़्म है कि वो लड़ाई को दुश्मन के इलाके के अंदर तक ले जा सकती है। सर क्रीक का तनाजा जिसे भारतीय वज़ीर दिफा ने हालिया बयानात में दोबारा छेड़ा है, पाकिस्तान के सूबा सिंध और भारतीय रियासत गुजरात के दरमियान 96 किलोमीटर तवील दलदली पट्टी पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि उसकी सरहद साहिल से तय की जाए, जबकि भारत उसे खलीज के वस से गुजरने वाली लकीर मानता है। ये इख्तलाफ इस बात पर है कि ये इलाका दलदली जमीन है या समुद्री रास्ता, क्योंकि अगर सरहद दरमियान से गुजारी जाए तो समंदर का ज्यादा हिस्सा भारत को मिलेगा, जबकि किनारे से तय की जाए तो पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान सर क्रीक तनाज़े पर मुज़ाकरात के कई अदवार हो चुके हैं। 1995 और 2005 में बातचीत निस्बतन मुस्बत रही, मगर बाद में यह मामला तात्तुल का शिकार हो गया। अब भारतीय क़यादत की इश्तियाल अंगेज जुबान ने इस पुरअमन अमल को एक बार फिर पस मंजर में धकेल दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि ऐसे बयानात न सिर्फ सर क्रीक जैसे नाजुक मसले को मजीद पेचीदा बनाते हैं, बल्कि खित्ते के अमन को भी खतरे में डालते हैं। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का दारोमदार अब एक बार फिर जिम्मेदाराना तर्ज अमल पे है। सर क्रीक हो या कोई और सरहदी तनाजा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर जारहियत की सिफारतकारी पर जारहियत को तरजीह दी तो उसके असरात किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे। चुनाचे पैगाम दो टोक है कि पाकिस्तान तसादुम नहीं चाहता, मगर अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय क़यादत के जो हालिया बयानात हैं, इस बात का सबूत नहीं है कि नई दिल्ली अमन की बजाय इंतखाबी सियासत या जारहियत की तरफ कदम बढ़ाने का कहा है। जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। अभी जो रीसेंट इनकी पिछले 3-4 दिनों में कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर की, फिर इनके एयर चीफ की, फिर इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, इसको थोड़ा कॉन्टेक्चुअलाइज करें। कॉन्टेक्चुअलाइज सेंस में कि पहलगाम वाला जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इंडिया ने, उससे पहले इंडिया की जो परसेप्शन थी और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी, इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, इनका जो मिलिट्री परसेप्शन पूरी दुनिया के अंदर क्रिएटेड था, वो कहाँ पे खड़ा था। और ऑलमोस्ट 6 months डाउन द लेन आज भारत कहाँ पे खड़ा है, और पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से पहले पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा था और आज पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। सो इस सारी सिचुएशन में जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं, वो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इंडिया, जो कि अब से पिछले 20 साल से अमेरिका के साथ एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा था, यूरोप के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन से, इंडिया की इवन GCC कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इंडिया एशिया के अंदर अपने आप को इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर प्रेजेंट कर रहा था। इंडिया लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम में अपने आप को प्रेजेंट कर रहा था एज अ काउंटर बैलेंस टू चाइना, अमेरिका और वेस्ट के लिए। तो वहां से इट ऑल स्टार्टेड, और फिर ऑल ऑफ अ सडन पहलगाम का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, द ग्रेवेस्ट मिसकैलकुलेशन परहैप्स इन इंडिया की पूरी हिस्ट्री के अंदर जो इन्होंने की। और फिर इन्होंने 6 मई पे पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया, उसके बाद जब पाकिस्तान ने इस 4 दिन के बाद रिस्पॉन्स किया,
तो उन 4 दिनों के अंदर पूरी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन साउथ एशिया की तब्दील हो गई, और आने वाले 20 25 30 दिन और फिर उसके जो बाद वाले महीने थे उनमें पता चला कि सिर्फ मिडिल साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज नहीं हुई, मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के बाद इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इक्वेशन चेंज हो गई। और आज पाकिस्तान, जो कि पहले अपनी एक डिफेंसिव पोस्चर में था पिछले 20 साल, और उसके बाद आज पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर है पूरे बहुत पावरफुल ममालिक। और दूसरी तरफ भारत कहाँ पे है आप सब जानते हैं। भारत ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज अ वेरी डीप सिविलाइजेशन पूरी दुनिया के आगे। भारत ने अपने आप को प्रेजेंट किया एज एन इकोनॉमिक हब पूरी दुनिया के आगे। भारत ने अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को पूरी दुनिया के आगे प्रेजेंट किया। और आज भारत बिल्कुल श्रंक होके कन्फाइन हो चुका है विद इट्स ऑब्सेशन विद पाकिस्तान। एंड ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से आगे बढ़ के अपने सिविलाइजेशनल और कल्चरल डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ना सिर्फ यूरेशिया बल्कि लार्जर जो ग्लोबल कैनवस है उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब इस सारी सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आई हैं 6 महीने के अंदर, दुनिया की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि इतनी जल्दी इतने बड़ी एम्पायर का डिक्लाइन शुरू। एक बहुत मशहूर कहावत है दैट द नेशंस डोंट फॉल, दे फॉल अपार्ट। यानी अंदर से ही जो टर्मोइल होता है, जो कल्चरल और सिविलाइजेशनल होता है, वो उनको गिरा देता है। भारत इस वक्त स्टेडीली इस एक फेज से गुजर रहा है जिसमें इंटरनल टर्मोइल उनका बहुत ज्यादा हो गया। और इस सारी सिचुएशन में उनको ऐसा लगता है, जो इंडियन थॉट प्रोसेस है, स्ट्रेटेजिक थॉट प्रोसेस है, उसको ऐसा लगता है कि जो ऑपरेशन मार्का हक और बुनियानुल मरसूस की वजह से जो इंडिया ने लूज किया है ग्राउंड, वो अपना कोई सिंदूर 2.0 की तरह का कोई और ड्रामा लॉन्च करके उसी सूरत में उसको रीगेन कर सकते हैं। तो ये एक उसका पर्सपेक्टिव है इन स्टेटमेंट्स का। और दूसरा, जो इंडिया के अंदर ऑब्वियसली द पॉलिटिकल टर्मोइल अगेंस्ट नरेंद्र मोदी, अगेंस्ट बीजेपी, अगेंस्ट आरएसएस, विद इन बीजेपी एंड विद इन आरएसएस, जो मोदी के ऊपर क्रिटिसिज्म है, जो मोदी को हटाने की बातें हो रही हैं, योगी को लेके आने की बातें हो रही है, अमित शाह इज ऑल्सो अ कंटेंडर। तो सारी सिचुएशन में इंडिया डेस्परेटली नीड्स अनदर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, अनदर मिस एडवेंचर पाकिस्तान के साथ। और ये आप उसका बिल्डअप समझते कर रहे हैं हैं, कि उसका ये रिटोरिकल सर क्रीक वाला ही है, या ये किसी और मंजरनामे में है, किसी और महाज के ऊपर बात किसी और महाज की करना कुछ और है? देखें, इंडिया का एक अगर आप इनके 2019 ऑनवर्ड्स इनका जो मिलिट्री ट्रेजेक्ट्री है उसको देखें तो इन्होंने अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल करके देखा, इन्होंने ड्रोन्स को इस्तेमाल करके देखा। लैंड इन्वेजन इन्होंने अभी तक नहीं किया क्योंकि वो एस्केलेशन की एक नई फॉर्म को इनिशिएट करता है। सो इंडिया का अभी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी एयरफोर्स को तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर लिया, डिसमेंटल करवा लिया पिछले मार्का हक और बुनियानुल मरसूस में, जिस तरह से इनके राफेल गिरे और जो इनको हजीमत उठानी पड़ी पूरी दुनिया के सामने। तो उस वक्त से ही जब इनको मार पड़ी है पाकिस्तान से, जब इनकी एयरफोर्स टुक अ हिट, तो तब से ये इच कर रहे थे कि हम किसी तरह नेवी का इस्तेमाल करेंगे। आपको याद होगा यही राजनाथ सिंह वाज द डिफेंस मिनिस्टर, और जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, इसने ऑपरेशन मार्का हक बुनियानुल मरसूस के बाद बयान दिया था कि जो सिंदूर 2.0 है वो नेवी इनिशिएट करेगी नेवल हेडक्वार्टर में इंडिया के जाके। सो अभी भी इनको ये लगता है कि जो इंडियन नेवी है उसके थ्रू ये अब नेक्स्ट कोई मिस एडवेंचर करेंगे। और इसी वजह से ये सर क्रीक वाला और ये कराची वाली जो धमकियां आपको सुनने में मिल रही हैं, तो इट वाज ओनली आई मीन जब इन्होंने जब पहला ऑपरेशन सिंदूर 1 का ड्रामा किया था, तो उसके बाद से इट वाज हाईली लाइकली कि अब ये नेवी की तरफ जाएंगे, ये अपना हर जो एस्पेक्ट है उसका इस्तेमाल करेंगे किसी तरीके से, कहीं इनको कोई अचीवेबल या नजर आने वाली विक्ट्री वो मिल सके। सो ये इंडिया का ख्वाब है जो कि ऑब्वियसली ख्वाब ही रहेगा। और ये जो सर क्रीक वाला इन्होंने अभी एक और कराची वाली जो बात की उसका कॉन्टेक्स्ट ये है। नहीं, इस पूरे मामले के बाद भी कि पाकिस्तान सऊदी अरब से अपना मुआहिदा कर चुका, अब अगर कोई ऐसा होता है तो दो तरफा मफादात जो हैं वो उनके भी मुतासिर होंगे। क्या इसके बाद भी कोई ऐसी हिम्मत, जुर्रत या ऐसा कोई जहन के अंदर ख्याल लाया जा सकता है? देखें, इंडिया आप अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो फैशिस्ट इंडिया में इस वक्त इक्तदार में है। उस फैशिस्ट को बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा जाता है? बिकॉज वाइल ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को जिबा किया था स्टेट इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके।
मोदी एज अ लीडर, एज अ कंट्री हेड, उसकी पर्सनैलिटी टाइप सबसे ज्यादा मिलती है हिटलर से, और जितने भी इस तरह के फैशिस्ट गुजरे हैं उनके साथ। इन फैशिस्ट को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें और इनकी लाइफ को आप देखें, तो जब जब इनका इक्तदार खतरे में आया है, इन्होंने ना सिर्फ खित्ते को मुश्किल में डाला है, मुसीबत में डाला है, आग में झोंका है, बल्कि इन्होंने अपनी कौम को भी आग में झोंका है। सो आप ये कहें कि अगर मोदी को अपना इक्तदार बचाने के लिए पूरे भारत को आग लगानी पड़े, तो वो लगाएगा, बिकॉज दिस इज हाउ द फैशिस्ट माइंड वर्क्स। और दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं वो मिसकैलकुलेशन पे ही होती हैं। आप खुद देखें कि भारत ने 6 से 10 मई के बाद जो 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 6 मई को पाकिस्तान पे अटैक करके जो ग्रेव मिसकैलकुलेशन की थी, उसके बाद अब 6 महीने बाद भारत कहां पे खड़ा है? मोस्ट आइसोलेटेड, वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, perhaps 2 or 3 echelons away from a pariah state,